हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है इतिहास, आज हम इतिहास का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक सभ्यता। और बेटा ये जो क्लास है वैदिक सभ्यता की, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, तो आप इनको पढ़िएगा और हमारे साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल की सदस्यता ले लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं बेटा, तो देखिए वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ है, इसका जो समय है बेटा वो माना जाता है आपका, वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होती है वहीं से इसकी शुरुआत है। तो 1500 ईसा पूर्व से ये शुरू हुई थी और बेटा ये कहाँ तक जाती है, 600 ईसा पूर्व तक ये जाती है बेटा, 600 ईसा पूर्व। आप लोग ईसा पूर्व को क्या कहेंगे, तो आप लोग इसको कह सकते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं बेटा, तो ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये आर्यों के आगमन से शुरू होती है। भारत में जब आर्य आते हैं तब जो सभ्यता बनी है उसको हमने वैदिक सभ्यता कहा है बेटा। अब देखिए आर्यों के विषय में कुछ बातें जानें। सबसे पहले देखें आर्यों की अगर बात करें तो आर्य कौन थे। आर्य बेटे अगर आर्य का हम अर्थ देखें, आर्य कौन थे, क्या थे, तो इनकी प्रजाति देखिए। सबसे पहले आर्य किस प्रजाति के थे, आर्यों की प्रजाति है बेटा नॉर्डिक। आर्य किस प्रजाति के थे, तो आर्य नॉर्डिक प्रजाति के थे। वास्तव में इनकी प्रजाति क्या है, नॉर्डिक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी पूछता है कि आर्य का अर्थ क्या है, तो बेटा आर्य का जो अर्थ है अगर हम इसको देखें तो आर्य को कहेंगे श्रेष्ठ। आर्य को क्या कहेंगे, आर्य को कहेंगे बेटा श्रेष्ठ, आर्य को कहेंगे कुलीन। तो जो श्रेष्ठ या कुलीन है वही आर्य है। तो श्रेष्ठ या कुलीन ये आर्य का अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अब देखो आर्यों की जो सभ्यता है वही वैदिक सभ्यता है बेटा। और वैदिक सभ्यताओं को पढ़ने के लिए दो प्रकार से बांटा गया है, तो ध्यान दें सभी, मैं आपको बताता हूं। वैदिक सभ्यता को दो प्रकार से बांटेंगे बेटा। तो वैदिक सभ्यता में पहली जो है उसको बोलते हैं आप ऋग्वैदिक। क्या बोलते हैं उसको बेटा ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, तो ऋग्वैदिक काल। और दूसरा है उसको पढ़ा जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। एक को ऋग्वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को बेटा कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। अगला देखिए जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल का बेटा उपनाम भी है। ऋग्वैदिक काल को ताम्रयुग कहा जाता है। क्या, तो इसको आप ताम्रयुग कहेंगे। ताम्रयुग वो युग था बेटा जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है क्योंकि उसमें कांसे का प्रयोग किया गया। तो ऋग्वैदिक काल को ताम्रयुग कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग था। अगला है बेटा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसको कहा गया बेटा लौह युग। इसको क्या कहा गया है, इसको लौह युग कहा गया है क्योंकि इसमें लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था। तो ये लौह युग है। अगर हम दोनों के समय को देखें तो बेटे कुल वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व का है, लेकिन अगर इसमें ऋग्वैदिक का पूछा जाए कभी तो ये 1500 ईसा पूर्व से चला था और ये 1000 ईसा पूर्व तक चला है। 1000 ईसा पूर्व तक चला है बेटा। आप ईसा पूर्व को बीसी कहेंगे, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये बेटे शुरू होता है फिर 1000 से 600। 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपका 1000 से 600 का समय उत्तर वैदिक काल का समय कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इन दो सभ्यताओं को बांटा गया है। इन सभ्यताओं में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है आपका, वो है ऋग्वैदिक काल। आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से ऋग्वैदिक काल को, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा उत्तर वैदिक काल। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, अगर हम इसमें ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आने के बाद आर्य भारत में कहाँ बसे, तो वो बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। इस बात को हम देखो बेटा पीपीटी के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, आप इसमें देखिए बेटा, ये देखिए बेटा ये जो प्रदेश है, मैंने कहा था आर्य कहाँ से आए थे। अगर हम आर्यों के स्थान की बात करते हैं
कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आर्यों को कहा गया है मध्य एशिया। आर्य कहाँ के निवासी थे बेटा, तो आर्य मध्य एशिया के थे, ठीक है ना, आर्य मध्य एशिया के। हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं, अलग अलग मत हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से और जो सबसे ज्यादा मान्य कथन है बेटा वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मान्य कथन है मध्य एशिया। ये आपको याद रखना है। आर्य मध्य एशिया से आए, भारत में कहाँ बसे, तो आप ये स्थान देख पा रहे हैं, आप बेटा इस घेरे को देख पा रहे होंगे, ये स्थान है जहां भारत में आके आर्य बसे थे। और इस स्थान को क्या कहते हैं, तो इस स्थान का नाम है सप्त सैंधव प्रदेश। क्या है बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्य भारत में कहाँ आकर बसे थे, आर्य भारत में आकर बसे थे बेटा सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में ये क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग देख रहे हैं ये पंजाब का क्षेत्र है बेटा, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया यहाँ, ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ये वाला वर्तमान लद्दाख हो गया। तो आप ये कहेंगे प्रमुख तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में आर्य आकर बसे थे। और इससे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि इसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी, तो आर्यों के आक्रमण से। आर्यों ने बेटे बार बार भारत पर आक्रमण किए थे, जिससे ये जो यहाँ के लोग थे वो किधर चले गए थे, पहले तो यहाँ बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, कुछ अवशेष के तौर पर बच गए, वो कहाँ चले गए, तो वो दक्षिण भारत में चले गए बेटा, बताया था मैंने, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आर्य इस क्षेत्र में आकर बसे थे बेटा, जिसको सप्त सैंधव कहा गया, और ये पंचनद वाला क्षेत्र था जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, वो पंचनद वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आकर बस गए थे आर्य। अब आर्यों के द्वारा मैंने बताया था आपको जो पहली सभ्यता बसाई गई उसका नाम क्या था, उसका नाम था बेटा ऋग्वैदिक। कौन सी थी वो, ऋग्वैदिक थी। तो ऋग्वैदिक जो सभ्यता है, आज हम उस सभ्यता के बारे में और आगे जानते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उनकी सामाजिक दशा। क्या पढ़ेंगे, सामाजिक दशा, ठीक है बेटे। तो देखेंगे आगे इसको। अच्छा देखिए बेटा, आर्यों के निवास के स्थान में विद्वानों के जो मत हैं वो स्लाइड में दिया गया है, आप लोग इसको देख लें। क्या इनके विषय में अलग अलग लोगों के क्या क्या मत हैं। कुछ लोगों ने कहा ये कहाँ के निवासी थे, कुछ कहते हैं ये मध्य एशिया के निवासी थे, कुछ कहते हैं कि, तो इस तरह से देखिए मैक्स मूलर का कथन है कि साहब मध्य एशिया के निवासी थे, यही बेटा सबसे मान्य कथन है, ठीक है। आप देख रहे हैं गंगानाथ झा जी का कथन है कि ये ब्रह्मऋषि देश के थे, और गार्डन चाइल्ड का कथन है कि ये दक्षिणी रूस के थे बेटा। अगला है बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं नहीं साहब ये उत्तरी ध्रुव के थे। अगला गाइल्स कहते हैं कि हंगर और डैन्यूब नदी के किनारे यूरोप के बताते हैं बेटा। ये आप लोग जानते हैं जो हंगर और डैन्यूब नदी है कहाँ बहती है, तो यूरोप महाद्वीप में। अगला दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत के थे, ठीक है। और अविनाश चंद्र जी कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के थे, ठीक है ना। इनमें एक और देखिए प्रोफेसर पेंग का कहना है कि जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे, पर सबसे ज्यादा जो मान्य कथन है बेटा वो किनका है, ये मैक्स मूलर का कथन सबसे ज्यादा मान्य है कि आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है बेटा। अगला देखिए क्रम में, अगर क्रम की हम बात करते हैं तो इनकी सामाजिक दशा को देखें। सबसे पहले मैंने कहा था हमको कोई भी सभ्यता पढ़नी है तो बेटा उसकी सामाजिक दशा को देखना है, उसकी सामाजिक दशा को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम सामाजिक दशा की बात करते हैं तो इनके परिवारों को देखें। सामाजिक दशा बना सकते हैं बेटा पॉइंट, सामाजिक दशा। इनकी सामाजिक दशा की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है इनके घर परिवारों से। अगर हम इनके घरों को देखें बेटा तो इस सभ्यता के घर काहे के थे, इस सभ्यता के घर कच्चे होते थे। कैसे होते थे, कच्चे होते थे इस सभ्यता में घर, क्योंकि आर्य जो थे इनके विषय में कहा जाता है कि ये लड़ाकू टाइप के, लड़ाकू झगड़ालू टाइप के थे, बर्बर टाइप के थे, जानवर पाला करते थे, ठीक है नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे आके जब कब्जा किया था तो अपने जो घर वर बनाते थे वो कच्चे बनाते थे, ये आपको याद रखना है बेटा। कच्चे घर थे इस सभ्यता के। अगले इनके जो परिवार थे, परिवार कैसे चलते थे, तो इन लोगों के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे, अर्थात इनका वंश कैसे बढ़ता था आगे, तो वो था बेटा पितृसत्तात्मक। ये लोग जो थे पितृसत्तात्मक थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। तो पितृसत्तात्मक थे बेटा, पितृसत्तात्मक, ठीक है नहीं, याद रखना है, पितृसत्तात्मक थे ये लोग। अगला देखिए, अगर हम बात करें इनके प्रशासन की तो कैसे कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, तो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे बेटा। स्लाइड में देखेंगे वैदिक कालीन शासन के जो पदाधिकारी थे वो दिखाए गए हैं, कैसे कैसे थे देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले अगर बात करें तो इनमें सबसे जो छोटी इकाई थी वो कुल हुआ करती थी, कुल या परिवार हुआ करती थी, कुल या
परिवार हुआ करती थी। आप इसको कुल भी कह सकते हैं कि कुल या परिवार थी, जिसका जो हेड होता था वो कौन होता था? कुलपति। तो कुलपति होता था बेटा। इस काल की एक विशेष बात है कि जो कुलपति होता था वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होता था। परिवार में जो पुरुष सबसे ज्यादा वृद्ध होता था उसको कुलपति कहा जाता था बेटा, ठीक है ना। अगला देखिए, इसके बाद विराजपति बेटा चारागाह के अधिकारी को कहते थे, ठीक है नहीं। स्पर्श गुप्तचरों को कहा जाता था। पुरुष दुर्ग का अधिकारी होता था। सेनानी सेनापति। और अगर हम बात करते हैं विषपति, तो बेटा विष का प्रधान विषपति होता था। गांव का प्रधान इस समय ग्रामणी होता था। ग्रामणी आप लोग देख रहे हैं, गांव का प्रधान जैसे आज प्रधान होते हैं वैसे ही पहले उनको ग्रामणी बोलते थे। दूत बेटा सूचना प्रेषित करने वाला होता था, जिनको दूत अभी भी आप जानते होंगे। दूत का काम क्या है? इधर की बातों को दूसरे जगह तक पहुंचाना, एक जगह की बात को दूसरे तक ले जाना, ये दूतों का काम था। तो वही है सूचना प्रेषित करना। उग्र बेटा इस समय पुलिस को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो उग्र कहा जाता था इस काल में पुलिस को। अच्छा, एक और विशेष बात है कि इस काल में कबीले होते थे बेटा। इस काल में कबीले होते थे और जिनका जो हेड होता था वो होता था राजा, राजन या गोप। वैसे राजा, राजन या गोप, ये गोप बेटा किसका हेड होता था? तो ये कबीलों का हेड होता था। कबीले जो होते थे, कबीले, क्योंकि आप ऐसे समझिए ये जो व्यवस्था थी उनमें सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार होती थी। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कई परिवारों को मिलाकर जो बनता था बेटा एक ग्राम बनता था, और कई ग्रामों को मिलाकर बनता था इस समय विष बनता था बेटा। और कई विषयों को मिलाकर क्या बनता था? एक कबीला बनता था। एक कबीला बनता था। ये देखेंगे तो कबीला इस समय सबसे बड़ी इकाई थी। आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि जैसे आज केंद्र सरकार होती है वैसे ही कबीला काम करता था, और विश्व राज्यों की तरह काम करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा। तो ये वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी थे। अच्छा, इसमें अगर हम कुछ और बातें करें इसकी सामाजिक दशा में, तो हम बात करेंगे इस काल में एकमात्र लिखी जाने वाली पुस्तक जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता है बेटा, तो इसका नाम ही ऋग्वेद पे पड़ा है। तो इस काल में एकमात्र लिखी जाने वाली पुस्तक क्या थी? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की कुछ बातें, जैसे इस काल में बेटा वर्ण व्यवस्था संज्ञान में आ गई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वर्ण व्यवस्था संज्ञान में आ गई थी। और वर्ण व्यवस्था के वर्णन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि उसको कहाँ लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था को कहाँ दर्शाया गया है? तो वो लिखा गया है उसको ऋग्वेद के 10वें मंडल में बेटा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसको लिखा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को लिखा गया है बेटा। और जब ऋग्वेद में लिखा गया तो जाहिर सी बात है कि इस समय का समाज भी वर्ण व्यवस्था में विभाजित हो गया था। और वो किस तरह से था? तो आप लोग जानते हैं वर्ण व्यवस्था में जो पहला स्थान है बेटा किनका था? ब्राह्मणों का स्थान पहला है बेटा इसमें। दूसरा जो है वो क्षत्रिय वर्ग है। दूसरा क्या है इसमें? क्षत्रिय वर्ग। और तीसरा वैश्य। तीसरा वर्ग जो है वो वैश्य वर्ग है। और चौथे की बात करते हैं बेटे तो चौथा है शूद्र वर्ग। वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण कौन सा है? शूद्र वर्ग है। अच्छा, इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो देखिए बेटा, ब्राह्मणों को बताया गया कि ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हैं? ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हैं। इसीलिए इन लोगों को जो काम दिया गया, ब्राह्मणों को ये कहा गया ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हैं, इसलिए इनको काम दिया गया बेटा पठन और पाठन का, क्योंकि मुख का काम क्या है? बोलना। तो पठन पाठन का, पढ़ने पढ़ाने का काम दिया गया ब्राह्मण वर्ग को। क्षत्रियों को कहा गया बेटा, क्षत्रियों का काम क्या है? लड़ना है, शासन करना है। तो इनको कहा गया ये ब्रह्मा जी की भुजाओं से हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हैं, इसीलिए इनका काम क्या है? तो इनका काम है बेटा शासन करना और लड़ाई करना, ठीक है। वैश्यों को कहा गया कि वैश्यों का काम व्यापार करना है। क्या है वैश्यों का काम? वैश्य वर्ग का काम व्यापार करना है। और इनको बताया गया जो वैश्य वर्ग वाले हैं बेटा कि वैश्य वर्ग कहाँ से उत्पन्न है? तो इनको बताया गया ये ब्रह्मा जी की जंघाओं से उत्पन्न है। ब्रह्मा जी की जंघाओं से उत्पन्न है, इसीलिए इनको काम क्या दिया गया? व्यापार का काम था इनका। और शूद्रों को कहा गया बेटा ये ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न है, और इनका काम था बेटा कि उपरोक्त तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। तो उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना ये इनको काम दिया गया।
अच्छा बेटा देखिए, एक बात यहां से समझ लें, स्पष्ट कर देता हूं कि वर्ण व्यवस्था आ तो ऋग्वैदिक काल में गई थी, पर अपना जो वर्तमान स्वरूप लिया उसने वो उत्तर वैदिक काल में लिया। इसका अर्थ ये है कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था इस काल में थी जरूर, लेकिन बेटे ये वंश के आधार पर नहीं थी। इस काल में ये केवल और केवल कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? तो इस काल में ये केवल कर्म के आधार पर थी। अर्थात अगर इन वर्गों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र वर्ग का है और उसने पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति बेटा फिर ब्राह्मण वर्ग में हो जाता था। मतलब जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा वो उसी वर्ण में रखा जाएगा। ये ऋग्वैदिक काल में सिस्टम था इसका। ठीक है, अगला देखिए, एक और बात कर लेते हैं इनकी सामाजिक दशा में, वो है बेटे महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा। तो महिलाओं की दशा की बात करें तो इस काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप बेटा, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही जगह प्राप्त थी। अर्थात उनको भी पढ़ाया लिखाया जाता था, उनको भी पढ़ने लिखने की छूट थी। ठीक है नहीं? और ये बात की जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की विदुषियों से। अगर ऋग्वैदिक काल की विदुषियों को देखें बेटा तो कई एक विदुषियों के नाम मिलते हैं। आप ये कहेंगे कि परिवार पितृ सत्तात्मक जरूर थे, पर महिलाओं की स्थिति भी कहीं ना कहीं अच्छी थी। ठीक है नहीं? अगर हम महिला विदुषियों की बात करते हैं तो कुछ महिला विदुषियों के नाम मिलते हैं बेटा। कुछ महिला विदुषी, ठीक है, पुरुष अगर विद्वान होता है तो उसको, पुरुष अगर होशियार है तो उसको विद्वान कह देते हैं, और महिलाएं अगर किसी चीज का ज्यादा अर्थ निकालती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनको विदुषियां कह देते हैं। तो ये विदुषी, ठीक है बेटा, विदुषियां कुछ नाम मिलते हैं आपको, जैसे आप देखेंगे कुछ नाम लिखता हूं मैं यहाँ, घोषा, अपाला, घोषा थी बेटा विदुषी, अपाला, सिकता, कात्यायनी, विश्वम्भरा, सिकता, कात्यायनी, कात्यायनी। अगला बेटा विश्वम्भरा, विश्वभरा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। तो बेटा ऐसी ये जो कुछ विदुषियां हैं, इनके नाम मिलते हैं, और इनका जो योगदान है वो ऋग्वेद को लिखने में भी है बेटा। ठीक है नहीं? अच्छा, एक और बात अगर हम करें तो इस समय कुप्रथाएं नहीं थी। कुप्रथाओं की बात करते हैं, जैसे क्या क्या कुप्रथाएं, ठीक है नहीं, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म ले गई। तो कुप्रथाओं का अर्थ है बेटा, आप देखिए कुप्रथाओं में, कुप्रथाएं इस समय नहीं थी, जैसे बाल विवाह नहीं था। इस समय बेटा बाल विवाह नहीं होते थे, तो बाल विवाह, ठीक है, इसका प्रचलन नहीं था। बाल विवाह नहीं होते थे बेटा। बाल विवाह के बाद करें, पर्दा प्रथा नहीं थी इस समय, कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, तो पर्दा प्रथा नहीं थी। अगली अगर हम बात करते हैं बेटा तो सती प्रथा के उल्लेख नहीं मिलते। इसका मतलब क्या था कि सती प्रथा भी नहीं थी बेटा। अगला था यहाँ पे एक और अगर बात करें तो विधवाओं के विवाह होते थे। इस काल में बेटा विधवा विवाह होते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विशेष कुरीति इस समय नहीं थी, कुप्रथाएं नहीं थी। ये सारी चीजें, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये बेटा इनका प्रयोग नहीं था, और विधवाओं के विवाह होते थे। ये पॉजिटिव बात थी कि विधवाओं के विवाह हो जाते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल को अगर हम पढ़ेंगे तो विधवा विवाह बेटा एक अभिशाप की तरह हो गया था। ठीक है, तो ये जो दशा है, ये जो कंडीशन है बेटा इनकी, ये है आपकी वैदिक वालों की सामाजिक दशा। अगली बेटा आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिएगा तो इस क्रम में आगे देखें हम तो वो है फिर आपकी इनकी आर्थिक दशा। तो आर्थिक दशा को देखते हैं बेटा। मैंने कहा हम किसी की भी अगर आर्थिक दशा की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें उसके व्यवसाय को देखते हैं। और देखिए अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो बेटा ये जो व्यक्ति थे, ये पशुपालन, ये किस पर डिपेंड थे? ये लोग पशुपालन पर डिपेंड थे बेटा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों का जो व्यवसाय रहा है, इनका व्यवसाय, मैंने कहा व्यवसाय को कभी भी अगर पढ़ना है तो दो तरह से पढ़ेंगे, एक मुख्य व्यवसाय और एक गौड़। तो इनके मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, देखना इनका जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन। ठीक है नहीं, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था बेटा। ये पशु बहुत मायने में पालते थे। और ये आप देख रहे हैं, ये वाली स्लाइड देखिए, ये है पशुपालन की स्लाइड। तो पशुपालन जो था, ठीक है, वो इन लोगों का
मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद अगर बात करें दूसरा क्या था, तो ये वाली स्लाइड देखिए बेटा, कृषि। ये आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, कृषि। तो उसके बाद दूसरा व्यवसाय था कृषि, मतलब गौड़ व्यवसाय। समझ रहे हैं बेटा? अच्छा, इसके बाद देखो, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इन लोगों का जब ये व्यवसाय करते थे तो इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रिय पशु कौन था। इनका बेटा इस सभ्यता का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। कौन था? घोड़ा। याद रखना है आपको, घोड़ा प्रिय पशु था। जबकि कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, उसमें याद रखना है आपको, पूजनीय पशु की जब बात करें, किसकी? पूजनीय पशु। जब पूजनीय पशु की बात करें तब बताना बेटा पूजनीय पशु गाय। तो इनका पूजनीय पशु गाय था, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? गवेषणा। गवेषणा कहते थे ये लोग, और गवेषणा को अगन्या मानते थे। ये गाय को गवेषणा कहते थे, और गवेषणा क्या था? अगन्या। अगन्या का अर्थ होता है बेटा मारे न जाने योग्य। तो ये मारे न जाने योग्य कहते थे उसको, गाय को। ठीक है, गवेषणा मानते थे गाय को। और गाय का ही प्रचलन इस काल में बेटा मुद्रा के रूप में था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, मुद्रा इस काल में भी नहीं थी। अगर मुद्रा की बात करते हैं, क्या इस काल में मुद्रा थी? क्या मुद्रा थी? तो बेटा नहीं, इस काल में कोई मुद्रा नहीं थी, कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था। गाय या गवेषणा को ही मुद्रा के रूप में माना जाता था। याद रखना है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा गाय होती थी बेटे, वही व्यक्ति ज्यादा सक्षम माना जाता था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अच्छा, इनमें तमाम यज्ञ प्रणालियां वगैरह होती थी, तो दान दक्षिणा में भी बेटा गाय ही दी जाती थी। ये बात को याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए। बाकी मैंने कहा, ये देखो एक स्लाइड दिखाई गई है बेटा, जिसमें ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये लड़ाकू झगड़ालू टाइप के व्यक्ति थे, और इनके ये घर दिखाए गए हैं कैसे थे। तो ये घर जो थे वो इनके झोपड़ी टाइप के हुआ करते थे। ठीक है ना। अगला अगर बात करें कृषि में, तो कृषि में ये फसलें उगाते जरूर थे बेटा, लेकिन इनका पूरा फोकस पशुओं पर रहता था। पशुओं पर फोकस रहने के कारण इनके जो मुख्य खाद्य और पेय थे उनको देख लें, तो इन लोगों का जो प्रमुख खाद्य था, इस सभ्यता का बेटा प्रमुख जो खाद्य रहा है वो था दूध से बने हुए पदार्थ। इन लोगों का जो मुख्य खाद्य था वो क्या था बेटा? मुख्य खाद्य सभ्यता का था दूध से बने हुए पदार्थ। ये लोग क्या खाते थे? दूध से बने हुए पदार्थ बेटा, दूध से बने हुए पदार्थ इन लोगों का मुख्य खाद्य होता था। ठीक है, नहीं, याद रखना है इसको। अगला देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कई फसलें उगाना जानते थे, यानी जौ उगा लेते थे, यव कहते थे बेटा, गेहूं, गोधूम कहते थे, और मृदंग बोलते थे मूंग को। ठीक है, नहीं। अच्छा, उड़द को उड़द मांड बोलते थे। एक और था बेटा इसमें, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका चावल। ठीक है, नहीं। तो देखो ये कई बार पूछा गया है, धान को क्या कहते थे ये लोग? तो धान को बोलते थे ये ब्रीह। धान को क्या बोलते थे? ब्रीह मीन्स धान था, और बेटा तंडुल मीन्स चावल था। दोनों का अलग अलग होता है। चावल क्या होता है? तो चावल था तंडुल, तंडुल चावल बोलते थे। और एक और याद रखना, जिसको बोलते हैं बेटा अक्षत। क्या बोलते हैं? अक्षत। अक्षत होते हैं बेटा हवन में। हवन में जो जिन चावलों का इस्तेमाल किया जाता है हवन में, या आप ये कह सकते हैं यज्ञ में, यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले चावल। अरे भैया, आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में जब तिलक लगा दिया जाता है तो उसके बाद में चावल लगाया जाता है ना, तो वो अक्षत है। पूछ लिया जाता है अक्षत क्या है। ठीक है, तो तंडुल किसे कहेंगे, ब्रीह किसे कहेंगे, अक्षत क्या है, ये मैंने बता दिया है, याद रखेंगे अलग अलग। ठीक है बेटा। अगला देखिए, फिर ये सामान का लेन देन कैसे करते थे? तो बेटा सामान का लेन देन भी इस काल में कैसे होता था? तो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। कैसे? वस्तु विनिमय। ये बेटा वस्तु विनिमय के आधार पर ही सामान का लेन देन करते थे। वस्तु विनिमय क्या है? तो एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय है, मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है ना। तो वही ये लोग किया करते थे। अमूमन आज आप देखिएगा कई एक बार ऐसा होता है कि हमारे घर कोई चीज़ है, ठीक है, और दूसरे के यहाँ नहीं है, और उसको जरूरत होती है तो वो किसी के बदले हमसे लेने आ जाता है। ठीक है, नहीं, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ से ये ले लो और आप हमें ये दे दो। तो यही बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली है, अब आज भी काम करती है ये प्रणाली। ठीक है बेटे। अगला देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अगली जो स्लाइड है आपकी, आगे देखिए बेटा, ये धार्मिक देखिएगा, इनका धार्मिक प्रवृत्ति क्या है। ठीक है ना, आप धार्मिकता को देखें बेटा। तो धार्मिक प्रवृत्ति की बात करें तो ये लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ की अगर बात करें तो बेटा यज्ञ,
इनका पूजा पाठ किस तरह से होता था? ये यज्ञ का माध्यम है, जिसे आप एक फोटो या इसमें स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्या करते थे बेटा? यज्ञ करते थे, ठीक है नहीं? तो इनकी जो विधि है, ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। अगर हम बात करें तो ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे बेटा, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग बेटा यज्ञ प्रणाली अपनाते थे। आप लोग देख रहे हैं, ये हवन वगैरह करते थे, ठीक है ना? और इसके बाद अगर देखें तो इसमें से कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं बेटा, वो आपको पूछते हैं। जैसे अगर देखें इनके देवी देवताओं को, इनके देवी देवता देखेंगे तो ध्यान दें बेटे सभी, इनके देवी देवता देखें। देखिए इनके देवी देवता बेटे कई एक इनके देवी देवता हैं, कई एक देवी देवता हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई प्रकार के देवी देवता थे इनके, जिनमें से आप लोग देखेंगे वायुदेव, ये हवा के देव थे। और दियो आकाश के देवता थे बेटा। मरुत तूफान के थे। गंधर्व, ये देवताओं के संगीतकार थे, गंधर्व, जिनका काम नृत्य गायन का था। अश्विनी बेटा देवताओं के चिकित्सक थे। अश्विनी कौन थे? ये देवताओं के चिकित्सक थे, ठीक है नहीं? और शल्य चिकित्सा के ये विशेषज्ञ हुआ करते थे, ठीक है नहीं? ऋव, ये बौने देवता। अप्सरा, देवताओं की प्रेमिकाएं थी बेटा अप्सरा। कहीं भी आपने देखा होगा यही जाति थी। ऋषियों का, ऋषि जब भी तपस्या कर रहे होते थे तो इनकी तपस्या को भंग करने, ठीक है नहीं? और ऋषि मुनि इनसे दूर रहते थे, तभी वो सफल हो पाते थे। तो बाकी आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक है? सफलता के लिए किन किन से दूर रहना है। आगे देखिए बेटा रुद्र जो थे धनुष बाणधारी देवता, ठीक है ना? अगला देखिए उषा, भोर की देवी थी। अदिति, देवताओं की माता थी बेटा। अदिति कौन थी? देवताओं की माता थी अदिति। और अदिति को बेटा इसमें श्रेष्ठ देवी भी माना गया था, ठीक है नहीं? और उसके बाद आप देख रहे हैं अगला है पुषण, ये पशुओं के देवता थे, है नहीं? तो पुषण दे दिया है नाम, कहीं कहीं पूषण दे देते हैं। पूषण सही माने में ये उत्तर वैदिक काल में नाम होता है इनका, ये नाम पूषण है बेटा। और ये संभवतः शिव थे उस समय। अगला है पृथ्वी, भूमि की देवी। अगला है बेटा आपका अरण्यानी, ये वन की देवी। अरण्य मीन्स वैसे भी वन होता है बेटा, तो वनों की देवी। सरस्वती, नदियों की देवी, ठीक है नहीं? आप ये कहेंगे कि सरस्वती, ठीक है नहीं? तो सरस्वती इनकी क्या थी? प्रिय नदी थी बेटा, प्रिय नदी थी सरस्वती, इसको नदियों की देवी कहा जाता है। वर्तमान में आप कह सकते हैं गंगा, ठीक है नहीं? तो वैसे ही ये लोग सरस्वती को मानते थे। अच्छा, इनमें अगर कुछ और बात करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके प्रिय देवता, इनमें से क्वेश्चन और आ जाते हैं। इनके प्रिय देवता, तो इनके प्रिय देवता की बात करें बेटा तो पुरंदर थे। कौन थे? पुरंदर। और जो पुरंदर हैं, ठीक है नहीं, वो इंद्र हैं। ये पुरंदर कौन है? कोई और नहीं बेटा, पुरंदर इनके प्रिय देवता, या जो इस सभ्यता के सबसे बड़े देव थे। एग्जाम में पूछ लेता है बेटा कि ऋग्वैदिक सभ्यता के सबसे बड़े देवता का नाम क्या था? तो क्या था? पुरंदर, ठीक है नहीं? पुरंदर का अर्थ होता है बेटा किलों को जीतने वाला, पुरंदर। तो ये पुरंदर, एक और बात जान लो, पुरंदर को अगर हम देखें, जैसे यूनान के देवता से अगर इनकी तुलना करें तो यूनान के किस देवता की तरह है ये? तो यूनान के ज्यूस। याद रखना बेटा, यूनान का किस देवता की तरह है ये? यूनान के ज्यूस, है नहीं? और इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान के, तो ईरान के कौन से देवता हैं बेटा? तो ईरान के जो एक देवता हैं, उनका नाम बेटा अभी शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है नहीं? याद आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है नहीं? तो एक तो ज्यूस हैं और एक ईरान के देवता से भी इनकी तुलना की जाती है बेटा, ठीक है? तो दो देवताओं से इनकी तुलना है, ठीक है? और इसके बाद देखिए कई बार आपको पूछा गया है कि मध्यस्थ देव कौन था? तो इंद्र के बाद जो मध्यस्थ देव थे बेटा, या मध्यस्थ का मतलब होता है कि जो मनुष्य और देवताओं के बीच, देवता अर्थात इंद्र के बीच, तो मनुष्य और इंद्र के बीच जो संबंध स्थापित कराए उसको कहा जाता था मध्यस्थ देव। और वो कौन था बेटा? वो देव कौन था? तो वो थे अग्निदेव। कौन थे? तो वो अग्निदेव थे बेटा। अग्निदेव को ये लोग मध्यस्थ देव मानते थे, क्योंकि जब यज्ञ करते थे तो ये लोग कहते थे कि यज्ञ में, यज्ञ की जो बातें, जो मांगे हैं, वो अग्नि के माध्यम से ही अंतरिक्ष में जाती हैं और वो इंद्र के पास पहुंचती हैं। तो इसलिए इनको क्या माना गया? इनको माना गया बेटा मध्यस्थ देव, ठीक है ना? और इसके बाद अगर बात करें बेटा, एक और देवता थे जो इस सभ्यता के तीसरे बड़े देवता थे, वो थे वरुण देव। कौन थे? तो इस सभ्यता के तीसरे बड़े देव थे बेटा वरुण देव। और इन्हीं लोगों का कभी कभी आपको ऋग्वेद में पूछ लेता है कि इंद्र का वर्णन कितनी बार है? तो
तो आपको याद रखना है 250 बार इनका वर्णन है ऋग्वेद में, इसीलिए इनको कहा गया, शायद ये उस समय के बड़े देव थे। अग्निदेव का वर्णन कितना है बेटा, तो 200 बार अग्निदेव का वर्णन है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें वरुण देव की, तो इनका भी वर्णन बेटा 30 बार है। तो इन 3 ही देवताओं का ऋग्वेद में कई एक बार वर्णन मिलता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए बेटा, अगली अगर हम बात करें तो इन देवताओं के अलावा इनके आप पवित्र चिन्ह को देख सकते हैं बेटा। इनका जो पवित्र चिन्ह था इस सभ्यता वालों का, वो क्या था, आपको दिख ही रहा है, ये बेटा इनका पवित्र चिन्ह था। ये क्या था, इस सभ्यता का पवित्र चिन्ह था बेटा, ठीक है। और ओम इस सभ्यता की देन है, और स्वास्तिक मैंने बता दिया है आपको हड़प्पा की देन है बेटा। तो ओम इन लोगों का जो है पवित्र चिन्ह है, ठीक है ना। अगली अगर बात करें क्रम में, तो इस पवित्र चिन्ह के अलावा आप देखेंगे ये जो है, ये इनका बेटा एक पवित्र मंत्र है, ठीक है ना। ये ऋग्वैदिक वालों का क्या है, पवित्र मंत्र है बेटा, जो गायत्री मंत्र है। क्या है, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र बेटा, गायत्री मंत्र है, जिसको कहाँ लिखा गया है, गायत्री मंत्र को जो लिखा गया है वो ऋग्वेद में कहाँ लिखा गया है, इसको लिखा गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसको ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा गया है बेटा। किन के लिए समर्पित है, ये सावित्री के लिए समर्पित है। किसके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, तो ये सावित्री के लिए समर्पित है। तो ये इस सभ्यता का बेटा प्रिय मंत्र था, ठीक है नहीं। इस सभ्यता का प्रिय मंत्र क्या था, तो वो था आपका गायत्री मंत्र। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए कुछ बातें और हैं इस विषय में, वो और देखिए बेटा, तो ध्यान देंगे। ये देखिए बेटा, ये इनके प्रशासन में सभा और समितियों को दिखाया गया है, किस तरह से प्रशासन में इनकी सभा और समितियां होती थी, कैसे टैक्सेस लगते थे, वो बातें और जान लीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बेटा विशेष तौर पे 2 बातें बताता हूँ आपको। एक पूछा जाता है सभा, एक पूछा जाता है सभा, और एक पूछा जाता है समिति। सभा और समितियां बेटा इनकी बैठकें हुआ करती थी, जिसमें उच्च वर्ण के लोग बैठते थे एक में, और एक में निम्न वर्ण के लोग बैठा करते थे इकट्ठे होके, उनको सभा और समितियां कहा गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सभा और समिति किसकी पुत्री कही जाती हैं, सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है प्रजापति। सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा जाता है बेटा, इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। एक बात और जान ले बेटा, इनकी कर व्यवस्था, टैक्स जो ये लोग लेते थे, कर बेटा राजा जबरदस्ती नहीं वसूल सकता थे उत्तर वैदिक काल में। कहीं ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि राजाओं ने टैक्स को वसूला है। ये जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो टैक्स जो लगता था बेटा, टैक्स जो लगता था इस काल में, वो लगता था आपका स्वेच्छा से। व्यक्ति जो टैक्स देते थे वो अपनी स्वेच्छा से। तो आप ये कहेंगे टैक्स कैसा था बेटा, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक था बेटा, स्वैच्छिक लगता था, स्वेच्छा के आधार पर। आपको लग रहा है स्वैच्छिक, अच्छा ये वाला है बेटा स्वैच्छिक, ठीक है नहीं। तो स्वैच्छिक मतलब जनता अपनी इच्छा से क्या करती थी, टैक्स राजा को पे करती थी अपनी सुरक्षा के बदले। उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ काफी धन है और राजा की सुरक्षा, राजा ने हमारी सुरक्षा की इसलिए ऐसा हुआ है, तो वो लोग जाके टैक्स दे सकते थे। ये नहीं है कि साहब कोई भी अमीन आ रहा है वसूल करने या कोई आ रहा है वसूल करने, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं था बेटा, स्वैच्छिक जो है वो टैक्स लगा करता था इस काल में, ठीक है। तो ये इनकी कुछ दशाएं थी जो मैंने आपको बात की इसमें। तो ये बेटा ऋग्वैदिक काल की बातें थी, ऋग्वैदिक काल से जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में हल किए हैं, ठीक है ना। और अगले जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो इसका अगला पार्ट होगा, वैदिक सभ्यता पार्ट 2, उसमें उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और ये सब देखते रहिए। इसके अलावा आप इनको लिखते जाएं तो और ज़्यादा है। आप लोग बेटा जब भी वीडियो खोला करिए तो इसको कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहिए, क्योंकि ऐसे तो आप बार बार देखेंगे तो भूल भी जाएंगे, ठीक है। जैसे कभी देख लिया, कभी बीच में से देख लिया तो भूलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके विधिवत रूप से बैठिए और उसको लिखते जाइए। अगर आप लोग लिखते जाएंगे तो लिखने से बहुत आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। आधा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ सुनने से याद हो जाएगा और कुछ लिखने से याद हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, धन्यवाद।